नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। ईडीडी फर्स्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें चौथा चैप्टर चल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पर मटेरियल लिस्ट बताएंगे। मटेरियल लिस्ट को ही जो है हम किस नाम से जानते हैं, प्रोफार्मा के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। मटेरियल लिस्ट को हम प्रोफार्मा के नाम से भी जानते हैं, फार्मा। ठीक है, इसी को प्रोफार्मा के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो आपके सिलेबस में प्रोफार्मा दिया हुआ है। देखिए, जो मटेरियल लिस्ट होता है, मटेरियल लिस्ट एस्टिमेटिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मटेरियल लिस्ट जो होता है ना, वो एस्टिमेटिंग का एक प्रकार का क्या होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि कितनी मात्रा में सामग्री लगेगी तथा साथ ही साथ इंस्टॉलेशन में लगने वाले कुल मूल्य का भी ज्ञान होता है। ठीक है, कुल मूल्य का भी क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। मटेरियल लिस्ट से हमें ये पता चल जाता है कि कुल कितना सामग्री लगेगा। ठीक है, और उसके साथ ही साथ जो है, अगर कोई प्रोजेक्ट का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं या डिज़ाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसके डिज़ाइन में, मैन्युफैक्चर होने में कुल कितना मतलब कास्ट लगेगा, ये भी जानकारी हमें क्या हो जाती है, पता हो जाती है। ठीक है, इससे तो यहाँ पर लिखा गया है कि मटेरियल लिस्ट एस्टिमेटिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिससे यह ज्ञात होता है कि कितनी मात्रा में सामग्री लगेगी तथा साथ ही साथ इंस्टॉलेशन में लगने वाले कुल मूल्य का भी गणना किया जा सकता है। ठीक है, मटेरियल लिस्ट में मटेरियल का पूर्ण विवरण होना चाहिए। मटेरियल लिस्ट में क्या होना चाहिए, मटेरियल का पूर्ण विवरण होना चाहिए, साइज होना चाहिए, उसका मात्रा क्वांटिटी होनी चाहिए, रेट होना चाहिए, कास्ट होना चाहिए, टिप्पणी होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मटेरियल लिस्ट में होनी चाहिए। तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे अगर एक मटेरियल लिस्ट अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरीके से क्या होगा, बनेगा। अगर मैं एक मटेरियल लिस्ट बनाने की कोशिश करूं तो इसमें सबसे पहला आपका आ जाएगा सीरियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको बनाना पड़ेगा। जैसे अगर मटेरियल लिस्ट के बारे में पूछ रहा है तो आपको ये थोड़ा सा लिख करके मटेरियल लिस्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी जा कर के आपको 2 नंबर 3 नंबर या जितने नंबर का होगा उतना आपको क्या होगा, मिलेगा। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिए मटेरियल का पूर्ण विवरण। यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि मटेरियल का पूर्ण विवरण। ठीक है, उसके बाद जो है आपका क्या होना चाहिए, उसके बाद स्टैंडर्ड साइज दिया है तो स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपका होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है क्वांटिटी होनी चाहिए, कितनी मात्रा लगेगी, क्वांटिटी, जैसे 4 5 6 7 इतना। जैसे एक फ्यूज है तो हम 10 फ्यूज लेंगे तो 10 फ्यूज उसकी क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई। ठीक है, उसके बाद रेट हो गया, रेट क्या है, रेट हो गया। फिर उसके बाद कंपनी का नाम हो गया, नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कंपनी का नाम उतना ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद आपका टोटल मूल्य हो गया। फिर मूल्य शायद आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ मूल्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद रिमार्क हो गया, क्या हो गया, रिमार्क। कुछ टिप्पणी वगैरह आप दे सकते हैं इसमें रिमार्क में। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, देखना है। ये हमारा क्या है, सामग्री का लिस्ट है। इसी तरीके से क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ये आपको क्या करना पड़ेगा, छापना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर बहुत सारी चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन आपके बुक के हिसाब से जो दिया है, जो एकदम उचित है, उसी के बारे में यहाँ पर क्या करके बना करके आपको बताया जा रहा है। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। इसको मिटा सकते हैं और यहाँ पर एक आपका खींचेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सीरियल नंबर आपका 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिखेंगे। सामग्री नंबर 1 के लिए मान लीजिए हम कैसे हमें लिखना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए सिंगल वे स्विच, एक है वन वे स्विच, ठीक है, वन वे स्विच है तो ये पूर्ण विवरण सहित लिखना है ना। वन वे स्विच है, फ्लैश टाइप है, कौन सा टाइप है, फ्लैश टाइप। वन वे स्विच लेना है लेकिन फ्लैश टाइप लेना है, ठीक है। उसके बाद कितने एम्पियर का होना चाहिए, 6 एम्पियर का होना चाहिए। और आईएसआई मार्क भी उस पर होना चाहिए। और एसएस के एंकर, मतलब एंकर कंपनी का होना चाहिए, एंकर कंपनी का होना चाहिए। तो मतलब उसका पूर्ण विवरण होना चाहिए, जैसे कोई मटेरियल अगर ले रहे हैं तो उसका पूर्ण विवरण होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है उसका साइज क्या होना चाहिए, फिर कितनी क्वांटिटी में आप लेना चाहते हैं, 2 लेना चाहते हैं, 3 लेना चाहते हैं, 4 लेना चाहते हैं, उसका रेट क्या है, नेम ऑफ कंपनी कौन है, मूल्य, टोटल मूल्य आपका कितना पड़ेगा, कितना ले रहे हैं। तो रिमार्क में कुछ विवरण आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। हालांकि ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाला लिखना आपके लिए क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये मटेरियल लिस्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। इसे प्रोफार्मा के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। अब देखिए, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब आने वाला है। अब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कास्ट। लेबर कास्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कास्ट। अगर मैं लेबर कास्ट की बात करूं, लेबर कास्ट, ठीक है, तो लेबर कास्ट को निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। लेबर कास्ट को निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला है कार्य दिवस के आधार पर, सबसे पहला पॉइंट है कार्य दिवस के आधार पर। तो कार्य दिवस के आधार पर ये चीज़ है ना इसमें कि आप कितना दिन काम किए हैं। इसमें पर डे बेसिस पे जो है आपको पैसा क्या किया जाता है, दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर को, इसमें स्किल्ड एंड अनस्किल्ड स्किल्ड लेबर को दिनों के आधार पर, दिनों के आधार पर प्रतिदिन, दिनों के आधार पर प्रतिदिन धनराशि देनी पड़ती है, धनराशि देनी पड़ती है। देखिए इसमें होता क्या है, एक स्किल्ड होते हैं, एक लेबर स्किल्ड होता है, एक अनस्किल्ड होता है। अनस्किल्ड का मतलब अकुशल कारीगर, और एक होता है स्किल कारीगर। स्किल कारीगर को मतलब स्किल्ड लेबर को अनस्किल्ड से क्या होता है, ज़्यादा जानकारी होती है, ठीक है, और उसका रेट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और अनस्किल्ड वाले का रेट जो है क्या होता है, कम होता है।
जैसे मान लीजिए एक घर बन रहा है तो उसके लिए एक मिस्त्री किया जाता है, तो मिस्त्री एक स्किल्ड कारीगर में आएगा, जबकि लेबर जो मसाला वगैरह देता है तो वो क्या हो जाएगा, अनस्किल्ड में आएगा। ठीक है, तो उसका रेट कम होगा, जबकि एक मिस्त्री का जो है ज़्यादा होगा। इसी प्रकार होता है हाई स्किल्ड, इसी प्रकार क्या होता है हाई स्किल्ड, तो हाई स्किल्ड का और ज़्यादा क्या होगा, रेट होगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे अब जो भी हमारे पास लेबर है तो इसमें प्रतिदिन उसको पैसा क्या किया जाता है, दिया जाता है। समझ में आया, उसको प्रतिदिन पैसा दिया जाता है। जैसे अब एक दिन वो काम कर रहा है तो एक दिन का अगर 400 रुपये उसका रेट है, ठीक है, तो 2 दिन का कितना देना पड़ेगा हमें, 800 रुपये देना पड़ेगा। 3 दिन का 1200 रुपया देना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके का है, तो दिनों के आधार पर इसमें क्या किया जाता है, लेबर को पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला हो गया कार्य दिवस के आधार पे। दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा आपका कौन सा पॉइंट है, इकाई कार्य आधार पर। दूसरा आपका क्या है, इकाई कार्य आधार पर। इकाई मतलब यूनिट्स। जैसे मान लीजिए बहुत सारे हमको वायरिंग करवाना है, तो वायरिंग करवाना है तो हम किसी को बोलेंगे कि भाई हमारे घर में वायरिंग करना है, तो अब कई सारे लेबर आएंगे, तो कई सारे लेबर आएंगे तो उन लेबरों को जो पैसा दिया जाता है ना, उस घरों में जितना भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट होगा उस पॉइंट के अनुसार ही जो है उनको पैसा दिया जाता है। जैसे कई सारे लेबर होते हैं जिनको 20 रुपया पर पॉइंट दिया जाता है। जैसे एक बल्ब लगाना है तो एक बल्ब लगाने के लिए जो है 20 रुपये दिया जाएगा। एक बल्ब के लिए वायरिंग करना है तो उसके लिए 20 रुपये उसको दिया जाएगा। 2 बल्ब के लिए वायरिंग किया जाएगा तो उसको 40 रुपया दिया जाएगा। तो उसका रेट होगा ना, जैसे कोई 30 रुपये प्रति पॉइंट लेता है, जैसे कोई 30 रुपये प्रति पॉइंट लेता है, कोई 40 रुपये प्रति पॉइंट लेता है। समझ में आया, तो जो कम हो, सबसे कम लेगा उसी को तो हम बुलाएंगे। तो इसमें इकाई के आधार पर, मतलब यूनिट, इकाई मतलब पॉइंट हमारे कितने हैं, पॉइंट के आधार पर जो है, तो इसको लिख लेते हैं। पहले सारे पॉइंट गिनती किया जाता है। पहले सारे पॉइंट को गिनती किया जाता है। गिनती किया जाता है और इकाई के आधार पर मूल्य दिया जाता है। और इकाई के आधार पर मूल्य दिया जाता है। इसमें सबसे पहले पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 रूम है, तो 2 रूम में, एक रूम में क्या चाहिए, एक हमारा बल्ब चाहिए, एक फ़ैन चाहिए, एक कूलर चाहिए। समझ में आया, तो एक कूलर हमारा 1 पॉइंट हो गया, एक बल्ब हमारा 2 पॉइंट हो गया, एक फ़ैन हमारा 3 पॉइंट हो गया। तो ऐसे हमारे पास 2 कमरे हैं तो 3 3 6 पॉइंट हो गए। तो अगर उसको हम वायरिंग करने के लिए कहेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब देखिए सॉकेट अगर लग रहा है ना, तो सॉकेट भी हमारा क्या है, एक पॉइंट है। सॉकेट भी हमारा क्या है, एक प्रकार का पॉइंट है। तो सॉकेट लग रहा है तो वो भी हमारा एक पॉइंट है। पावर सॉकेट लग रहा है तो भी हमारा पॉइंट है। तो अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग पैसा भी लगता है। समझ में आया, तो जैसे अब सबका अलग अलग रेट रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1 पॉइंट का रेट 40 रुपया, ठीक है, 40 रुपया, ठीक है, कुछ इस तरीके का। तो पहले सारे पॉइंट को क्या किया जाता है, गिनती किया जाता है। तो 2 पॉइंट का रेट कितना हो जाएगा, पॉइंट का रेट आपका 80 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का। तो इकाई के आधार पर जो है, पॉइंट के आधार पर जो है पैसा दिया जाता है।
और उसके बाद सामग्री के कुल मूल्य के प्रतिशत के आधार पे, फिर अगला पॉइंट है आपका सामग्री के कुल मूल्य के प्रतिशत के आधार पर। इसको मिटा दे रहे हैं, सभी लोग इसको लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट है मटेरियल मतलब सामग्री, मटेरियल के कुल मूल्य के प्रतिशत के आधार पर। यह तीसरा मेथड है। पहले मेथड में क्या है, पर डे बेसिस पे उन्हें पैसा दे दिया जाता है। दूसरे मेथड में पॉइंट को कैलकुलेट करने के बाद जो है पर पॉइंट पैसा दिया जाता है कि आपने इतने पॉइंट की वायरिंग की है तो आपको इतना टोटल हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया भी। फिर उसके बाद तीसरा मेथड क्या है, मटेरियल के कुल मूल्य के प्रतिशत के आधार पर। तो इस मेथड में प्रोजेक्ट में लगने वाले मटेरियल का कुल मूल्य ज्ञात किया जाता है। इस मेथड में प्रोजेक्ट में लगने वाले कुल मटेरियल का कुल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगने वाले मटेरियल का कुल मूल्य ज्ञात किया जाता है। समझ में आया? कुल मूल्य ज्ञात किया जाता है। लेबर को मटेरियल के कुल मूल्य का 15% to 25% दिया जाता है। मतलब मटेरियल कास्ट का आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेबर कास्ट बराबर मटेरियल कास्ट इनटू मटेरियल कास्ट का, यहाँ पर लिखेंगे मटेरियल कास्ट का 15% to 25% लिया जाता है। ठीक है, लेबर कास्ट, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। लेकिन सामान्यतः लेबर कास्ट जो एग्जामों में पूछा जाता है, सामान्यतः लेबर कास्ट 15% लिया जाता है। 15% मटेरियल कास्ट का 15% लिया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, जो सामान्यतः लिया जाता है। तो मटेरियल कास्ट पहले ज्ञात करेंगे तो उसका 15% से 25% लिया जाता है। अब 25% वही लेगा जो बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर क्वालिटी होगी वायरिंग करने में, बढ़िया वायरिंग करेगा, कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। अगले लेक्चर में आपका हो सकता है कि ये चैप्टर समाप्त हो जाए। धन्यवाद।